अगर आप सिर्फ फ्लैशी ई कॉमर्स ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स देखकर मीशो आईपीओ देखने आए हैं, तो आप सीधा एक वेंचर कैपिटल एग्जिट ट्रैप में फंस रहे हैं। मीशो 3 से 5 दिसंबर के बीच मार्केट में आ रहा है और ये इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी एनुअल प्लेस्ड ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा हैं। पर यहाँ एक क्रिटिकल रियलिटी चेक है। जिन ओरिजिनल इनसाइडर्स ने बिजनेस की शुरुआत की थी, वो अब बहुत ही बड़ा पेड़े तैयार कर रहे हैं। अपना लगभग 131 करोड़ का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो अब 1020 करोड़ से भी ज्यादा में बदल रहे हैं। तो अर्थ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स तभी पैसे दे रहे हैं ताकि वीसीज हर 100 रुपए के निवेश पर लगभग 877 रुपए वापस पा सकें। बड़ी बाहरी बिक्री यानी 105 मिलियन शेयर से बिक्री के लिए पेशकश की गई ही एकमात्र संख्या है जो मायने रखती है। हम दिखाएंगे कि इनका एग्जिट स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और क्यों इनका कोर बिजनेस मॉडल अभी भी फंडामेंटली कैश में फंसा हुआ है। हेडलाइन नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। दे आर रेजिंग अप्रॉक्सीमेटली 4,250 करोड़ रुपीस इन फ्रेश इश्यू पोर्शन। लेकिन इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये आईपीओ, फ्रेश इशू और ओएफएस में बटा हुआ है, जहां पर 105 मिलियन से अधिक शेयर्स की बिक्री होगी। तो यहां सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंडिंग नहीं हो रही है, बल्कि इसमें वेंचर फंड्स के लिए एक बड़ा एग्जिट भी है। तो सवाल ये है कि इस इशू का ज़्यादातर हिस्सा पुरानी शेयर्स क्यों बेचे जा रहे हैं? मतलब जो इनिशियल बैकर्स थे, जिन्होंने शुरुआत में रिस्क लिया था, अब वो पैसा निकाल रहे हैं। हम यहाँ 5 लाख% तक के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। लेकिन फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स दोनों ही डिजर्व करते हैं उनका रिटर्न, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है। आखिर में रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना भी ज़रूरी है कि वो वीसीज की स्पेक्टैक्युलर सक्सेस को कैसे अंडरराइट कर रहे हैं। यानी वो उस प्राइस पर स्टॉक खरीद रहे हैं जो ज़्यादातर उन्हीं को सूट करती है, ना कि आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। वो आपको कंपनी का लेगेसी रिस्क बेच रहे हैं। मीशो की बड़ी कामयाबी के नैरेटिव का बुनियादी आधार है इंडिया के छोटे शहरों में बसने वाले वैल्यू फोकस्ड कंज्यूमर को सर्व करना। वो उस नीश में बिल्कुल खरे उतरे। पर इस डेमोग्राफिक को सर्व करने की वजह से एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल नाइटमेयर सामने आ गया, और वो है कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी। 30 सितंबर 2025 के एंड होने वाले 6 महीनों में टोटल शिप्ड ऑर्डर्स में से 72.00% का पेमेंट सीओडी के यूज करके किया गया था। येस, दैट नंबर इज इम्प्रूविंग। इट वाज ऑलमोस्ट 89% इन फिस्कल 2023। इसीलिए मीशो की शिपमेंट किए गए हर 4 पैकेजेस में से 3 पैकेजेस आज भी कैश हैंडलिंग से जुड़े रिस्क्स और ऑपरेशनली इनएफिशिएंट होने का खतरा है। ये बात हमें एक और मसले की तरफ लेकर जाती है, जो है पैकेज की डिलीवरी सक्सेस का लो रेट होना। ये सिर्फ एक अनूठी पेमेंट विधि नहीं है, ये आधुनिक ई कॉमर्स निवेशकों द्वारा मांगी गई दक्षता के साथ साथ मुश्किल से हो सकने वाले एक कारण के रूप में तरीके से काम करती है। वे भौतिक जटिलता को प्रबंधित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी पर बड़ी मात्रा में खर्च कर रहे हैं। ये 700 पेजेस की रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टसेस पढ़ना बोरिंग होता है, इसीलिए मैं ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फाइलिंग्स पढ़ने में घंटों लगाती हूँ, ताकि वीसीज के चुपके से कैश आउट करने पे आप हैरान मत हो जाएं। अगर आपको ये ड्रिप पॉइंट सीरीज शार्प और नॉनसेंसिकल लगती है, जो आपका टाइम बचा के पोर्टफोलियो को सेफ रखती है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए वापस ग्रोथ स्टोरी और मार्केट के वर्डिक्ट पर चलते हैं। डिस्पाइट दी ऑपरेशनल हर्डल्स, ग्रोथ तो दिख ही रही है। मीशो इज मूविंग प्रोडक्ट। उन्होंने रिपोर्ट किया एक मैसिव 52.94% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इन प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 2026। इसी मोमेंटम के चलते मार्केट में एक्साइटमेंट है। पर आईपीओ का नया पैसा कहाँ जा रहा है? वो अपने ऑपरेशनल वीकनेसेस जानते हैं। इसीलिए फ्रेश कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा तुरंत टेक में लगा दिया जाता है, ताकि फ्रिक्शन वाले मॉडल को ठीक कर सके। मीशो मशीन लर्निंग और एआई टीम्स में बहुत इन्वेस्ट करने के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 13.9 बिलियन रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कई भारतीय भाषाओं में 24/7 ग्राहक समर्थन प्रदान करने के लिए सिर्फ अपने जेनाई पावर्ड वॉइस बॉट जैसे टूल्स की ज़रूरत है। वो एआई को अपने कम लागत और बड़े पैमाने वाले मॉडल से निपटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत के छोटे शहरों को लक्षित करता है।
ये है क्लासिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट टेक स्टोरी, जहां ग्रोथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड को वैलिडेट करता है। एंटिसिपेटेड प्राइस बैंड टाइट है, 105 से 111 रुपए पर शेयर। ये वैल्यूएशन सिर्फ फ्यूचर प्रॉमिस पर है और इस अग्रेसिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बैक कर रहा है। पर याद रहे कि अर्ली इन्वेस्टर्स का एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सपोनेंशियली लोअर है। इसीलिए प्राइसिंग को इतना अच्छे से ट्यून किया गया है कि अर्ली मनी अपने ऑफर ऑफ सेल पोर्शन पर मैक्सिमम रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। अगर वो हाई ग्रोथ नैरेटिव को कुछ भी डिस्टर्ब करता है, मान लीजिए सीओडी फेलियर रेट्स में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो गई या मार्केटिंग स्पेंड में लीकेजेस बढ़ गए, तो इस स्टॉक के पास जीरो बफर है। ये आईपीओ नेक्स्ट बिलियन यूजर्स को कैप्चर करने के नैरेटिव को मोनेटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये परफेक्शन की कीमत पर भरोसा करता है। देखिए, छोटे शहरों के मार्केट में डोमिनेट करने की बिजनेस सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% से ज़्यादा का ऑर्डर ग्रोथ नंबर मार्केट के लिए एक इंडिकेशन है। लेकिन जब स्मार्टेस्ट मनी इन द रूम यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स जो बहुत सस्ते में डिस्प्ले में बड़े पैसे बनाकर निकल रहे हैं, तो उन्होंने 105 मिलियन शेयर्स बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक क्लियर और अनअवॉइडेबल सिग्नल है। आईपीओ को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि वीसीज को मैग्निफिसेंट मल्टी बैगर एग्जिट मिल सके। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सेफ एंट्री देने के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। आप कंपनी का वादा खरीद रहे हैं, लेकिन 72% कैश ऑन डिलीवरी पर निर्भरता की फंडामेंटल ऑपरेशनल रुकावट भी विरासत में ले रहे हैं। लिस्टिंग के दौरान जो उत्साह देखा जा सकता है, उसे शांत होने दीजिए। इनके वीसीज को निकलने दीजिए। इनकी मैसिव लिस्टिंग की वजह से हो पाई तब्दीली और तरलता को प्राइस को 20% या 30% क्रैश करने दीजिए और फिर जेन्युइन लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट की एनालिसिस कीजिए। तब तक के लिए इसे दर्शक की तरह देखिए। क्या अगर ये स्टॉक प्रोजेक्टेड अपर बैंड के 111 रुपये पर लिस्ट होता है, तो क्या आप लगभग 877 गुना ज्यादा देकर, जो पहले जल्दी पैसा लगाने वालों ने सिर्फ कुछ साल पहले पे किया था, वो देने के लिए तैयार हैं? या फिर आप मार्केट रियलिटी की सेटल होने का वेट कर रहे हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।